गंदे जल का निपटान, वर्ग सप्तम, विज्ञान विषय का 9वां अध्याय, गंदे जल का निपटान। पहला क्वेश्चन, ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय लगभग कितने वर्ष पुराना है? ईंटों का बना सबसे पुराना शौचालय लगभग कितने वर्ष पुराना है? क 4500, ख 4600, ग 4550, घ 4000 वर्ष पुराना। कितना है? तो इसमें ज्यादा समय ले ले, 4500 वर्ष पुराना, यानी क आंसर। 2 नंबर, बिहार की वर्तमान राजधानी पटना किस साम्राज्य की राजधानी? पाटलिपुत्र है। बिहार की वर्तमान राजधानी, अभी जो बिहार की राजधानी पटना है, किस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र है? क मौर्य साम्राज्य, ख मगध साम्राज्य, ग नंद साम्राज्य, घ नंद। तो आंसर होगा ख मगध। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 3, वर्तमान में पटना में कितने पंप हाउस हैं? क्योंकि देखिए जल का निपटान है तो 2 चीज है, पंप हाउस और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो कितने हैं? तो वर्तमान में पटना में कितने पंप हाउस हैं? क 30, ख 31, ग 32, घ 33। क्या होगा आंसर? तो वर्तमान में पटना में 32 पंप हाउस है। पंप हाउस मतलब सीवेज का जो पानी है उसको उचित जगह पे पहुंचाने के लिए, तो 32 संख्या अभी है किताब के अनुसार। 4, वर्तमान में पटना में कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, यानी वाहित मल उपचार संयंत्र? कितने? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। तो आंसर होगा घ नंबर 4। देखिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये जो है कि वैसे पटना में देखते हैं कि जितने भी गंदगी घरों के हैं, मल हो, दूषित जल हो, जो भी हो, सारे छोटे छोटे नाली से बड़े बड़े नाला में, उसके बाद सीवेज में चला जाता है। 1-2 नहर भी है, नाला रोड जिस तरह बना हुआ है, बोरिंग रोड के बगल के होते हुए कई नहर हैं। तो उसमें जो पानी बहाव होता है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जब जाता है तो वहां सबको पहले तो अलग किया जाता है प्लास्टिक को, उसके बाद एक घुमाने वाला होता है, घुमा के उसको पूरा, चूंकि मल भी है जो भी है सबको एक जैसा घुला देता है और तब जाके नदी में, गंगा नदी में बहाया जाता है। बड़ा अजीब स्थिति है तो ये, लेकिन हाँ वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो है इसका एक लगभग उपचार कर देता है ताकि नदी में जाके भी गंदगी ना फैलाए उतना, चूंकि मैक्सिमम शहर नदी के किनारे ही बसा हुआ है। आगे कुछ वीडियो में बिहार में और भारत में और विश्व में नदी के किनारे कौन कौन शहर बसे हैं उसका एक लिस्ट हम लेके आएंगे। तो उसमें नदी नाले में, नदी में भी जीव जंतु रहते हैं, उस जीव जंतु को परेशानी ना हो इसीलिए ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा उससे उपचार किया जाता है। तो कुल संख्या 4 है। 4 में सैदपुर एक है बेओर में, और तीसरा पहाड़ी, चौथा कर्नली चक, 4 जगह है। 5वां है हैजा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। हैजा रोग उत्पन्न करने वाले हैं क जीवाणु, ख सूक्ष्म जीव, ग विषाणु, घ कार्बनिक अशुद्धियां। तो हैजा रोग उत्पन्न करने वाले जो होते हैं वो जीवाणु से होते हैं। हाय एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, वीडियो संख्या 22, सक्षमता परीक्षा पूर्व रिवीजन क्लास
कक्षा 1 से लेकर 8 तक। वीडियो संख्या ये 22 है और हम विज्ञान सप्तम वर्ग से विज्ञान विषय में पाठ नंबर 9 से आगे चल रहे हैं। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है और इस चैप्टर में लगभग हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर हम ले सकें और इसके बाद एक और वीडियो और यह चैप्टर वर्ग 7 समाप्त। तो फिर वही बात, आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ त्वरित रूप से सब्सक्राइब करना, लाल बटन दिख रहा है उसे दबा दें और सब्सक्राइब कर लें। ऊर्जा वर्धन होती है, उत्साह बढ़ती है। आगे चले, वैसे आपकी मर्जी। 6 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषणा की है? अरे यार, क्वेश्चन इतना लंबा दे देता ना, इतना लंबा कि इधर से पढ़ते गए और इधर आते आते ऊपर भूल गए। जान के ऐसा करता है, कहते हुए कि हम क्यों उतार दिए। हम भी उसी बताना चाह रहे हैं कि ये क्या स्वीकार करना चाह रहा है कि आपसे हमसे गलतियां करवाना चाह रहा है कि इतने लंबे प्रश्न कर दे कि इधर से पढ़ना शुरू किए, अंत आते आते इधर परेशानी खड़ा हो गया कि सवाल पूछा क्या गया है। तो हमें कंट्रोल रखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषणा किया। मतलब जल पर, जल ही जीवन है, इस पर जो काम किया गया, कौन सा दशक अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषणा किया गया? तो वो है क 2000 से 10 तक, 2005 से 15 तक, ग 2005 से 16 तक, घ 2005 से लेकर 10 तक। तो आंसर हो जाएगा 2005 से लेकर 15 तक घोषणा किया गया था। 7 नंबर, अपशिष्ट जल है पीने योग्य, ख स्नान योग्य, ग दूषित जल, घ भोजन बनाने योग्य। तो निश्चित रूप में आंसर होगा ग दूषित जल। अपशिष्ट जल दूषित जल को ही कहते हैं। 8 नंबर, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ये पिछले वीडियो में भी यह बात को हम जिक्र किए हुए थे। तो विश्व जल दिवस क 22 जनवरी, ख 22 फरवरी, ग 22 मार्च, घ 22 अप्रैल। तो आंसर होगा 22 मार्च। 9 नंबर, दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है। जरा ध्यान रखेंगे, नहीं है मतलब कभी कभी समान रूप से बताया जाता है कौन कौन बीमारी है, लेकिन यहाँ नहीं की बात कर रहा है। पेचिस, क ख पीलिया, ग खुजली, घ कैंसर। तो पेचिस भी दूषित जल के कारण होता है, पीलिया रोग भी हो जाता है और खुजली भी होती है, लेकिन कैंसर नहीं होता है दूषित जल से, अन्य कारण से होता है। कैंसर जो होता है ना, एक्चुअली अनकंट्रोल ग्रोथ सेल का, कोशिका का अनकंट्रोल ग्रोथ ही कैंसर कहलाता है, जो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता है और बेवजह कोशिका का वृद्धि हो जाता है। चलो 10 नंबर, पीलिया रोग का कारण है। पीलिया, कुत्ता का बच्चा पीलिया ना भैया, ना। जॉन्डिस, जॉन्डिस का हिंदी हुआ पीलिया। पीलिया रोग का कारण है क दूषित जल का व्यवहार, ख गंदे जल का गंदे कपड़ा पहनना, ग गरिष्ठ भोजन का करना, घ नन। तो आंसर हो जाएगा दूषित जल का व्यवहार। क नंबर, दूषित जल का व्यवहार। 11 नंबर, चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है। चापाकल के पास अभी भी ऐसे है कि जो पानी जमाव रहता है, गंदा पानी वहां रहता है, तो उसे क्या कहता है? जल जमाव से पेयजल का होता है, क्या होता है? क स्वच्छ, ख दूषित, ग बोध, घ नन। तो निश्चित रूप आंसर होगा दूषित होता है। ख नंबर, कि चापाकल या कुएं के पास जल जमाव से पेयजल होता है, ख दूषित। चले 10वां अध्याय, विद्युत धारा और इसके प्रवाह। इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं बन पाया, तो इसमें पॉइंट्स को लिखे हुए हैं। हमारा देखिए, कहता है हेंस क्रिश्चियन और स्टेट।
हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, ये विदेशियों का नाम जो होता है ना, बड़ा पंगे वाला होता है। ये लंबा लंबा और टेढ़ा टेढ़ा, ये लगता है जैसे कि गुद्देदार नहीं, हड्डीदार होता है नाम। चले, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बताया कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखे चुंबक में विक्षेप होता है। चुंबक में जब विक्षेप होता है तो इस बात को हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड साहब ने देखा, यानी कि वो कहे कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित जब होती है तो उसके पास रखे चुंबक में विक्षेप होता है। 13 नंबर, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बनाए हैं, बुक में है फिल इन द ब्लैंक्स। तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित सुरक्षा, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति ... कहते हैं। यानी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति, सुरक्षा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? तो हम लोग लगाते हैं क्या? फ्यूज लगाते हैं। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति फ्यूज कहते हैं। 14 नंबर, 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। बैटरी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। 15 नंबर, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके ... टर्मिनल को निरूपित करता है। धन टर्मिनल को निरूपित करता है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके धन टर्मिनल को निरूपित करता है। 16 नंबर, बल्ब का ... तप्त होकर प्रकाश देता है। तंतु जो है, बल्ब का तंतु तप्त होकर प्रकाश देता है। 17 नंबर, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो उसकी तप्त होकर लाल हो जाती है, उसकी ... तप्त होकर लाल हो जाती है। तो एलिमेंट होगा, यानी जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो उसकी एलिमेंट तप्त होकर लाल हो जाती है। अगला चैप्टर 11वां, रेशे से वस्त्र तक। चले, 18 नंबर, जाड़ा में किस प्रकार का वस्त्र पहनते हैं? जाड़ा में कौन सा वस्त्र पहनेंगे? कौन नंबर? सूती, ग रेशमी, घ ऊनी, घ नायलॉन। तो हम लोग जाड़ा में ऊनी पहनते हैं भाई, ग नंबर ऊनी। आगे चला, 19, इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं? इनमें से कौन जंतुओं से प्राप्त होते हैं? क सूती और ऊनी, ख ऊनी और रेशमी, ग रेशमी और सूती, घ नायलॉन और सूती। तो आंसर होगा ऊनी और रेशमी। ऊनी जो है वो भेड़ से, बकरी से, भेड़ से, और जबकि रेशमी रेशम के कीट से होता है। तो ये जंतु दोनों है। तो ख नंबर आंसर। 20 नंबर, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन कहते हैं। क्या कहते हैं? क फ्लोरिकल्चर, पुष्प कृषि, ख सिल्वीकल्चर, वनवर्धन, ग एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, घ सेरोकल्चर, रेशम कीट पालन। तो आंसर होगा घ नंबर, सेरोकल्चर, सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन। देखिए, फ्लोरिकल्चर जो है पुष्प फूल की जो खेती है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, जबकि वन का जो वृद्धि करने के लिए उपाय किया जाता है उसे सिल्वीकल्चर बोलते हैं, जबकि मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं। तो यहाँ का रेशम प्राप्त किससे? तो सेरिकल्चर से। आगे चला, 21 नंबर, रीलिंग जो है, रीलिंग अभिमार्जन और बालों की कटाई रोएदार जानवरों की होती है। रीलिंग रेशम के धागे बनाने की प्रक्रिया। रीलिंग जो होता है ना, वो बाल को काटना, जो ऊन वगैरह देते हैं जिनके शरीर से
बालों को काट के हम लोग गर्म कपड़े बनाते हैं, तो उस विधि को रीलिंग बोलते हैं। जबकि रेशम के कीट भेड़ और लामा ऊन प्रदान करता है। रेशम का कीट जो होता है भेड़ और लामा ऊन प्रदान करता है। रेशम कीट रेशम के रेशे प्रदान करते हैं। ये लोग जंतु लोग जो करते हैं तो ऊन और रेशम प्रदान करते हैं। तसर क्या है? तसर सिल्क कपड़े हैं, जबकि अंगोरा पश्मीना ऊनी कपड़े हैं। तसर सिल्क कपड़े हैं, जबकि अंगोरा पश्मीना ऊनी कपड़े हैं। 24 नंबर सूत। ऊन रेशम जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन रेशम जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जबकि सूत वनस्पति से प्राप्त होते हैं। यानी कि ऊन और रेशम ये सब जंतु से प्राप्त होते हैं, जबकि सूत जो है वो वनस्पति पेड़ से पौधों से प्राप्त होते हैं। यही बात कहना चाह रहे हैं। 11 नंबर आम्ल, क्षार और लवण। 15 आम्ल नीले लिटमस पत्र को, आम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को डॉट 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 कर देता है। क्या? लाल। अम्ल का स्वाद डॉट 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 और क्षार का स्वाद डॉट 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 होता है। यानी अम्ल का स्वाद खट्टा होता है भाई, खट्टा, और क्षार का स्वाद कड़वा होता है, कसेला टाइप का। 27 नंबर उदासीन अभिक्रिया में डॉट 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 और डॉट 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 बनते हैं। तो क्या बनते हैं? उदासीन अभिक्रिया में लवण और जल बनते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनते हैं। 28 नंबर हल्दी पत्र पर खड़िया पाउडर घोल डालने से इसका रंग डॉट डॉट हो जाता है। तो हल्दी पत्र पर खड़िया पाउडर घोल डालने से इसका रंग परिवर्तन हो जाता है। 29 नंबर नीला थोथा कॉपर सल्फेट एक डॉट डॉट है। तो नीला थोथा कॉपर ये जो है लवण, नीला थोथा एक लवण है। कॉपर सल्फेट जो है वो लवण है। आगे बढ़ने से पहले इसमें कुछ और पेजे हैं, उसको हम जरा देख लेते हैं, कुछ विशेष। देखिए इसमें कुछ एसिड का लिस्ट है। एसिटिक अम्ल ये सिरका में होता है। सिरका जो चाउमीन सब में देता है, इसे बोतल देता है उजला वाला जो है, ये सिरका देते हैं। फॉर्मिक अम्ल ये चींटी का डर, चींटी नहीं काट लेता, आइए पैर कहीं पे खड़े हो गए, पैर रख दिए, थोड़ा देर रुके कि बस वो चींटी चढ़ गया, और इतना काट लेता है नहीं कि वो परेशानी हो जाता है। तो वो काट के वहाँ फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है जो जलन पैदा करती है। सैट्रिक अम्ल नींबू के कुल सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि, यानी साइट्रिक अम्ल जो है नींबू कुल में जो है वो जैसे कि संतरा, नींबू आदि सब में ये पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल ये दही में पाया जाता है, दही दूध। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, पालक की सब्जी में। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी, आंवला, सिट्रस फल इस सब में होता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि इस सब में पाए जाते हैं। यानी एसिटिक अम्ल सिरका में, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के
यानी संतरा नींबू आदि। लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी आंवला और सिट्रस फल में, टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे आदि में। क्लियर। एसिटिक अम्ल सिरका में, एमिनो अम्ल प्रोटीन में, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी में, साइट्रिक अम्ल नींबू सिट्रिक फल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम इसीलिए इसमें लाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस में। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आमाशय में HCl पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध दही में, दूध और दही में। मैलिक अम्ल कच्चे सेब में, कच्चा सेब खट्टा जो लगता है उसमें मैलिक अम्ल होते हैं। जबकि चाय में टैनिक अम्ल होते हैं, चाय में टैनिक। मूत्र में यूरिक अम्ल, मूत्र में यानी पेशाब में यूरिक अम्ल होते हैं, यूरिक अम्ल। आप देखते हैं एक ही जगह अगर पेशाब किया जाए तो वहां का दूब जो होता है, दुबरी घास जो भी होता है वो जल जाता है। इतना यूरिया पड़ जाता है कि उसी को जान मार देता है, तो जल जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी और मधुमक्खी के डंक में, और चुट्टा में और मधुमक्खी के डंक में वो फॉर्मिक अम्ल होते हैं जो हमें जलन पैदा करती है, लहर देती है। ये था चलो मिट्टी चैप्टर 13वां चैप्टर। प्रश्न संख्या 30। जल धारण क्षमता सबसे अधिक है किसमें? दोमट मिट्टी में, ख चिकनी मिट्टी में, ग बलुई मिट्टी। तो आंसर होगा ख चिकनी मिट्टी में, यानी जल धारण क्षमता सबसे अधिक है। क दोमट मिट्टी, ख चिकनी मिट्टी, ग बलुई मिट्टी, ग और, यानी आंसर होगा ख चिकनी मिट्टी। चलो क्वेश्चन संख्या 31 में। धान की फसल की उपयुक्त मिट्टी है, धान की फसल की उपयुक्त मिट्टी है क बलुई मिट्टी, ख केवल दोमट मिट्टी, ग चिकनी व दोमट मिट्टी, घ केवल चिकनी मिट्टी। तो आंसर होगा ग चिकनी व दोमट मिट्टी। 32 नंबर। किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है? किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होती है? क चिकनी मिट्टी, ख दोमट मिट्टी, ग बलुई मिट्टी, घ चिकनी व दोमट मिट्टी। तो आंसर होगा बलुई मिट्टी में। यानी ये कहना चाह रहा है कि किस प्रकार के मिट्टी में माना अंतःस्रवण पानी को अपने अंदर तेजी से खींच ले, तो वो सबसे अधिक बलुई मिट्टी, बालू वाला मिट्टी में होगा कि बालू में पानी देते हैं ना, तेजी से अंदर चला जाता है। तो ये चैप्टर 13 तक, 18 तक चैप्टर है, तो 5 चैप्टर बचा, एक वीडियो और। तो अब मिट्टी के बारे में हम लोग एक जगह कलेक्शन जरा देख लें कि चला बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, तीनों को एक जगह करके हम लोग तुलनात्मक रूप से देखें कि बलुई मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, बड़े कण का अनुपात। दोमट मिट्टी में बड़े और छोटे कणों का अनुपात लगभग बराबर रहता है। इसमें बालू में देखते हैं कि मिट्टी में बड़े कण का अनुपात अधिक होता है, बड़ा साइज में इनके बनस्पत। चिकनी मिट्टी सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है। चिकनी मिट्टी में सबसे ज्यादा सूक्ष्म कण होते हैं, छोटा छोटा। दूसरा नंबर, बलुई मिट्टी के कणों के बीच हवा अधिक रहती है,
जल निकासी ज्यादा करता है या शुष्क होता है, जल धारण क्षमता कम है। बलुई मिट्टी में वायु ज्यादा रहता है, क्योंकि उसमें स्पेस ज्यादा रहता है, पानी सोखने की क्षमता ज्यादा रहती है, लेकिन जमा करने की क्षमता उसमें कम होती है। इसके कणों के बीच हवा दोमट मिट्टी में इसके कणों के बीच हवा चिकनी मिट्टी से अधिक, बलुई से ज्यादा होती है। पानी धारण क्षमता बलुई से ज्यादा, बालू से ज्यादा क्षमता इसमें रहता है पानी को जमा करने का। इसमें हवा जो है बालू से अधिक, चिकनी मिट्टी, इसके कणों के बीच हवा चिकनी मिट्टी से अधिक होती है, चिकनी मिट्टी से अधिक इसको होती है, जबकि इसमें इससे ज्यादा होती है। 2 नंबर, कणों के बीच हवा पानी धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है। कणों के बीच हवा और पानी धारण करने की क्षमता ज्यादा, ये अपने अंदर जमा करने की क्षमता ज्यादा रहती है। 3 नंबर, बलुई मिट्टी से बर्तन मूर्तियां नहीं बनाई जाती है। बालू से, बलुई मिट्टी जो बलदूस है, उससे कुछ बर्तन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि वो सनाएगा ही नहीं। दोमट मिट्टी में इससे अच्छी मूर्ति और बर्तन नहीं बनाई जा सकती है, नहीं जा सकती है, बनते हैं। मतलब इससे भी उतना अच्छा नहीं बनता लेकिन उतना अच्छा नहीं। लेकिन चिकनी मिट्टी जो होती है, मूर्तियां और बर्तन बनाने के लिए उपयोगी मिट्टी होता है। सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी से मूर्ति और बर्तन बेहतर बनता है। चले 4 नंबर, दलहन आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। यह बलदूस मिट्टी जो है दलहन के लिए और आलू के लिए उपयोगी है, जबकि 6 नंबर, चिकनी मिट्टी में दोमट मिट्टी में फसल गेहूं मक्का चना धान दलहन आलू की खेती होती है। देखिए, फसल गेहूं मक्का चना दाल दाल आदि की खेती होती है। 4 नंबर, गेहूं मक्का चना धान की खेती इसमें चिकनी मिट्टी में ज्यादा होती है। बलदूस में ह्यूमस नहीं होता, उसमें ह्यूमस नहीं होता, मॉइस्चर, जबकि इसमें दोमट मिट्टी में ज्यादा होता है। ह्यूमस सबसे अधिक दोमट मिट्टी में और चिकनी मिट्टी में ह्यूमस दोमट से ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा चिकनी मिट्टी में ह्यूमस होता है। 6 नंबर, बलुई मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है। अंतःस्रवण यानी सबसे तेजी से अपनी ओर पानी को खींच लेने की क्षमता यह बलुई मिट्टी में होती है, जबकि दोमट मिट्टी में बलुई से कम होती है और इसमें चिकनी मिट्टी में तो सबसे ज्यादा कम, अपने और तेजी से खींचने की क्षमता कम रहती है। हालांकि ये स्टोरी ज्यादा रोक सकता है, ये कम रोक सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं रोक सकता है, लेकिन अपनी और खींचने की क्षमता, अंतःस्रवण करने की, इसमें सबसे ज्यादा, दोमट में कम और चिकनी मिट्टी में तो बहुत कम होता है। तो ये था मेरा वीडियो संख्या 22 का प्रश्नों का कलेक्शन। तो सब्सक्राइब बनता है, और चूंकि अभी बसंत पंचमी का समय है और शोरगुल ज़्यादा हो रहा है, बसंत पंचमी का समय है और आवाज़ गानों का ज़्यादातर आ रहा होगा, तो इसे इग्नोर करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो चीज़ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं निश्चित आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस वादे के साथ कि आप भी सब्सक्राइब कर लेंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।